बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। पूज्य परमहंस योगी राज श्री शक्ति बुद्ध जी महाराज की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पुष्पराजगढ़ की इस आम सभा में उपस्थित भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, भगवती मानव कल्याण संगठन के समस्त पदाधिकारीगण एवं दूर दूर क्षेत्रों से आए हुए व इस क्षेत्र के क्षेत्रवासी जो आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा को सुनने और इस विचारधारा से जुड़ने के लिए जिन्होंने 2 कदम भी हमारी ओर बढ़ाया है, उन सभी भाइयों बहनों को हृदय से सादर जय माता की, जय गुरुवर की। परिवर्तन की जब यह यात्रा हमने शुरू की थी तब कई लोगों ने सवाल किए, कई लोगों ने पूछा कि आपने समाज सेवा के क्षेत्र में जितने कार्य किए हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है, आपने धर्म के लिए जो आवाज उठाई है वह निश्चित रूप से सराहनीय है, मगर राजनीति का क्या आपको ज्ञान है? क्या आप में वह क्षमता है कि राजनीति में केवल नेता नहीं होते, उन नेताओं के संरक्षण में जाने कितने बड़े बड़े गुंडे होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो आपको कीचड़ में दलदल में ढकेलने का प्रयास करेंगे। क्या आप वाकिफ भी हैं राजनीति की उस गंदगी से जो आप राजनीति के लिए आप अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं, जो आप राजनीति में परिवर्तन की बात करने के लिए आगे बढ़ करके आ रहे हैं? तब भी हमने मुस्कुरा करके उन्हें जवाब दिया था, जब हमारे साथ आप जैसे भाइयों की भीड़ नहीं हुआ करती थी, हजारों हजारों लाखों लाखों लोग पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हुआ करते थे, तब भी हम उन्हें मुस्कुरा करके कहते थे कि हो सकता है आपके हिसाब से हमें राजनीति का ज्ञान नहीं है, हम मान लेते हैं कि हमें राजनीति का ज्ञान नहीं है, मगर जो ज्ञान हमें प्राप्त है यदि उस ज्ञान से राजनीति की जाएगी तो यकीन मानिए भारतीय राजनीति में ऐसा परिवर्तन आज तक नहीं आया जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी लेकर के आएगी। और वह ज्ञान है सेवा का ज्ञान, वह ज्ञान है ईमानदारी का ज्ञान, वह ज्ञान है अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ आवाज उठाने का ज्ञान, वह ज्ञान है कि गरीबों के साथ अपनी आवाज मिलाने का ज्ञान, उनके दुख दर्द को समझने का ज्ञान। और यह ज्ञान हमें प्राप्त हुआ हमारे आराध्य से, पार्टी के संस्थापक संचालक से, जिन्होंने एक विचारधारा समाज के लिए प्रदान की कि हमें अब बहुत हो गया। आजादी के 76 सालों बाद भी भारत की जनता परेशान है, आजादी के 76 सालों बाद भी मुद्दे क्या बनाए इन्होंने? रोटी, कपड़ा और मकान। बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देना, बड़े बड़े वादे कर देना। आज गांव-गांव की जनता कोई पानी के लिए परेशान है, कोई बिजली के लिए परेशान है, शौचालय के लिए परेशान है, अच्छी सड़कों के लिए परेशान है, अच्छी शिक्षा के लिए परेशान है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए परेशान है, रोजगार के लिए परेशान है, महंगाई से परेशान है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के तनाव में है। आज आजादी के 76 सालों बाद भी, बार बार सत्ताएं बदल बदल करके आने के बाद भी यदि आम जनता इन्हीं सब परेशानियों से परेशान है तो मैं पूछना चाहती हूं बदल बदल करके आने वाली भाजपा और कांग्रेस की सरकार से कि आजादी के 76 सालों बाद तक आपने किया क्या? हर साल, हर 5 साल में आपने बड़ी बड़ी घोषणा पत्र लागू किए, बड़े बड़े योजनाओं के पत्र लागू किए, मगर 76 सालों में घोषणाएं आपने जितनी लागू करी उनमें से 76 घोषणाओं को भी आपने पूरा किया हो तो आप अपना नाम बताइए। आज भारतीय राजनीति की यदि बात कर ली जाए तो आपको जाति के नाम पर बांटते हैं, आपको धर्म के नाम पर बांटते हैं। एक पार्टी बनी है हिंदुओं की पार्टी, एक पार्टी बनी है मुसलमानों की पार्टी, और बस इसी सब में क्योंकि वह जानते हैं कि आम जनता को धर्म और जाति के नाम पर, जैसे अंग्रेजों ने किया,
अंग्रेज तो चले गए लूट करके भारत देश को, मगर उनकी योजनाओं को, उनके तरीकों को आजादी के बाद जिनके हाथों में सत्ता आई गई, उन्होंने उन योजनाओं को अपना लिया कि फूट डालो और राज करते चले जाओ। और इसके बाद जितनी भी सत्ताएं आती चली गई, दिखावे के लिए जो कार्य किए गए, अन्यथा कोई भी कार्य नहीं किए गए। यदि वास्तव में ईमानदारी से इन 76 सालों में कार्य किया गया होता, तो आज गांव का जब एक व्यक्ति बीमार होता है, उसकी किडनी फेल हो जाती है, उसको बड़े ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ जाती है, तो आपके जिले का डॉक्टर सीधे रेफर कर देता है कि अरे उसे बड़े शहर में लेकर के जाओ, बड़े अस्पताल में लेकर के जाओ, यहां हम उसका इलाज नहीं कर सकते। यदि वास्तव में इन्होंने ईमानदारी से 76 सालों में कार्य किया होता, तो हर एक जिले में एक बड़ा एम्स जैसा अस्पताल होता और इलाज के लिए लोगों को दर दर तक भटकना ना पड़ता। आज गांव में यदि एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो परिवार का व्यक्ति सोचता है कि इसे अस्पताल तक कैसे लेकर के जाऊं। व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि वह या तो वह अपने खर्चे से गाड़ी बुक करके वहां तक लेकर के इलाज को जाए, इलाज के लिए भी जाए तो उसमें इतना खर्चा बता देंगे, व्यवस्थाओं के नाम पर वहां पर उपकरण उपस्थित नहीं होंगे, अस्पतालों की हालत ऐसी होगी कि यदि स्वस्थ व्यक्ति भी चला जाए अस्पताल, तो वहां से 2 दिन में बीमार होकर के बाहर निकल करके आएगा। और यह सच्चाई किसी से छुपी हुई नहीं, आप हम सब इसका नित्य प्रतिदिन में इसका सामना करते हैं। मगर योजनाएं, बड़े बड़े जब बैनर लगाए जाएंगे, तो हमने इतने बड़े अस्पताल बनवा दिए, हमने इतने बड़े विद्यालय बनवा दिए, हमने इतने रोजगार उपलब्ध करा दिए। मैं पूछना चाहती हूं इन सत्ताधारी नेताओं से, यदि वास्तव में आपने मध्य प्रदेश में इतने रोजगार प्रदान किए हैं, तो क्यों आज मध्य प्रदेश के लोगों को मध्य प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है? आप जाइए, दिल्ली में जाइए, मुंबई में जाइए, अन्य प्रदेशों में जाकर के देखिए, भारी संख्या में आपको वहां पर मध्य प्रदेश के लोग मजदूरी करते हुए मिल जाएंगे। अपने घर के बच्चों को मजदूरी के लिए दूसरे प्रदेश में जिस घर की मां को भेजना पड़ता होगा, उससे एक बार जाकर के पूछिए कि आपने उनके लिए आज तक किया क्या है। बड़ी बड़ी योजनाएं लगा देने से, बड़ी बड़ी बातें कर देने से राजनीति नहीं हो जाती है, मगर निश्चित रूप से लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। कोई मामा बनकर के लौट रहा है, तो कोई चाचा बनने के लिए चला आ रहा है, आपके साथ हर तरह के रिश्ते जोड़ लेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, वह कौन सा सगा मामा होगा जो चाहेगा कि उसका भांजा शराब पी करके सड़ता रहे, उसका शरीर सड़ता रहे, वह कमजोर पड़ता चला जाए और उसकी बहनें विधवा हो जाएं। शराब पी करके जो लोग जिनकी जाने जाती है, वह कितने मामा उनके सगे हो जाते हैं, वह कितने उन भाइयों के सगे हो जाते हैं। आज जगह जगह पर नशे के ठेके खोले जा रहे हैं। मैं नहीं मानती उसे अच्छा नेता, मैं नहीं मानती उसे ईमानदार सेवक जो अपनी प्रजा को जहर पिलाए। और इनके दोगले चरित्र देखिए, एक तरफ तो आपको सरकारी लाइसेंसी नशे के ठेके मिल जाएंगे देखने के लिए, और दूसरी ओर आपको नशा मुक्ति दिवस मनाने के लिए कहेंगे, खुल करके कहेंगे कि हम शराब नहीं पीते, मगर आपको जरूर शराब पिलाएंगे। बड़े बड़े विज्ञापन लगाएंगे अपनी योजनाओं के प्रचार के लिए। यदि वास्तव में यह जो करोड़ों रुपए, बड़ी बड़ी होर्डिंग, बड़े बड़े विज्ञापन, टीवी चैनलों में 5-5, 10-10 मिनट के चलने वाले एडवर्टाइज, यह विज्ञापन का पैसा किसका है? अगर यह पैसा वास्तव में जनता की सेवा के लिए लगाया होता, तो इन्हें घर घर जाकर के अपनी योजनाएं गिनानी और बतानी नहीं पड़ती। आज लाडली बहना योजना चलाई गई है मध्य प्रदेश में, बहुत अच्छी योजना है, और यह योजना आज नहीं, आज से बहुत पहले चल जानी चाहिए थी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को बढ़ाने के लिए आज जितना भी कार्य किया जाए वह कम ही पड़ जाएगा, क्योंकि वास्तव में महिलाओं के साथ जितना शोषण हुआ है, महिलाओं को जितना दबाया गया है, उनके लिए इन राज सत्ताओं ने कभी कार्य नहीं किया, केवल सपने ही उनको दिखाए गए हैं। और नाम से चुनाव के पहले इन्हें अपनी बहनें याद आ रही हैं। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री मामा जी से कि आज चुनाव के 6 महीने पहले ही आपको आपकी बहन लाडली क्यों दिखाई देने लगी? आप इतने वर्षों से सत्ता में हैं, मामा तो आप आज से 20-25 साल पहले ही बन गए थे, तो क्या आपकी बहनें तब लाडली नहीं थी? क्या आपको तब आपकी बहनें दिखाई नहीं देती थी? और मैं उन्हें यह भी बताना चाहती हूँ, लाडली योजना तो बहुत अच्छी है, मगर यह लाडली योजना जमीनी स्तर में आकर के फेल हो रही है, क्योंकि
क्योंकि जब 1000 रुपए हमारी बहनों के अकाउंट में आता है तो शराब पीने वाला उसका पति वह पैसे तुरंत निकालता है, उसको मारपीट करके, और जाकर के शराब में उस पैसों को भी फूंक करके उड़ा करके चला आता है। आपकी लाडली बहन को उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह केवल और केवल आपकी भ्रष्ट नीतियों की वजह से। गांव-गांव जो शौचालय बनवाने की बात की गई है, वह शौचालयों की स्थिति क्या है? यहां मुझसे ज्यादा आप गांव के लोग बैठे हुए हैं। आज वहां पर कोई कंडे पाथ रहा है, आज उन शौचालयों में या तो सीट नहीं है, या तो वहां की टीन शेड उड़ चुकी है, या तो कुछ तो ऐसे भ्रष्टाचारी के ऐसे जाल में फंसे कि वह पूरे पूरे ध्वस्त हो चुके हैं। आज ग्राम पंचायत लेवल में जितना बड़ा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हो रहा है, मैं चाहती हूं हर एक व्यक्ति इस बात की आवाज उठाए। अपने अपने गांव से आप आवाज उठाइए। आपके गांव में जो काम कागज पर दिखाए गए हैं, वह वास्तव में आपके गांव के लिए, आपके ग्राम पंचायत में हुए ही नहीं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का और उदाहरण नहीं हो सकता कि एक एक गांव में 15-15 करोड़ रुपए, 15-15 लाख रुपए का भ्रष्टाचार एक एक गांव में हो रहा है, जिसके लिए आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कई जगह के प्रत्याशियों ने इन भ्रष्टाचार का उजागर भी किया है। हम प्रतिबद्ध हैं, हम संकल्पबद्ध हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी राजनेताओं के खिलाफ आवाज जरूर उठाते रहेंगे। हर चुनावी घोषणा पत्र को आप उठा करके देखिए, उसमें गौ माता का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि जानते हैं कि गौ माता से आज हर एक भारतवासी की, हर एक सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति की श्रद्धा जुड़ी हुई है। वह उसे मां का दर्जा देता है, और इसीलिए यह भ्रष्टाचारी राजनेता अपने घोषणा पत्र में गौ को जरूर स्थान देते हैं। मगर दुर्भाग्य देखिए, जहां गाय के नाम पर वोट मांगा जाता है, वहां हर जगह आपको गौ कत्ल खाने खुले हुए मिल जाएंगे। अगर यह भ्रष्ट राजनेता वाकई गौ माता को मानते हैं, उन्हें सम्मानित स्थान दिलाना चाहते हैं, तो मैं पूछना चाहती हूं कि आज भारत देश गाय के मांस के निर्यात करने में नंबर 1 पर क्यों है? मध्य प्रदेश से ही खाली जाने कितने गौवंश, हजारों गौवंश नित्य प्रतिदिन कटने के लिए कत्ल खानों में भेजे जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य आज हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता कि जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बड़े बड़े ट्रकों में भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर गौवंश कटने के लिए जाते हैं, मगर यह केवल और केवल उनके वोट के एजेंडे हैं। यह उनके लिए वास्तविक में कोई कार्य नहीं कर सकते। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने आवाज उठाई थी कि हर जिले में, हर क्षेत्र में जहां भी व्यवस्था की जा सके, वहां गौ माता के लिए गौ अभयारण्य बनाने चाहिए। गौशालाओं की क्या स्थिति है, यह किसी से छुपी हुई नहीं है। जो नाम के लिए गौशाला बने भी हैं, आप जाइए कभी वहां देखिए गायों की क्या दुर्दशा है। कभी चारे के लिए तरस रही हैं, कभी कीचड़ के दलदल में धंस करके अपनी जान दे रही हैं, कभी गर्मी में धूप के कारण तड़प तड़प करके अपने दम तोड़ रही हैं। और आप यहां से गाड़ी में बैठ करके आप मध्य प्रदेश की किसी भी सड़क में आप जाकर के चले जाइए, सायंकाल होते ही आपको सड़कों पर कम से कम हजारों की संख्या में गौवंश मिल जाएंगे, और नित्य प्रतिदिन सैकड़ों गौवंश सड़क दुर्घटना में ट्रक उन्हें रौंदते हुए आगे निकल करके चले जाते हैं। मगर दुर्दशा गौ माता की ऐसी ही बनी रहेगी यदि आप इनके खिलाफ में आवाज नहीं उठाएंगे। मां नर्मदा, जो हमारी सबसे प्राचीन नदी है, जिनसे लाखों लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है, जो हमारी आस्था का प्रतीक है, इन्होंने इन्हें भी नहीं छोड़ा। नर्मदा नदी की सफाई के नाम पर जाने कितना बड़ा घोटाला इस क्षेत्र पर किया गया है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मगर केवल सपने दिखाए गए हैं। बदल बदल करके राज सत्ताएं आती गई और बड़े रूप में भ्रष्टाचार करती चली गई। यह नर्मदा नदी को भी वह सम्मान नहीं दिला सके, और सम्मान दिलाना तो दूर, मां नर्मदा नदी में ही जाने कितने स्थानों पर खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन किया जाता है, और यह सब कुछ इन भ्रष्ट राजनेताओं के संरक्षण में इनकी नाक के नीचे होता है। मगर यह कभी कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब चुनाव आता है तो यही खनन माफिया इनके चुनावी क्षेत्र में अपना पैसा लगाते हैं, अवैध तरीके से कमाया हुआ। यह सरकार भाजपा या कांग्रेस की सरकार नहीं होती, यह माफियाओं की सरकार होती है। चाहे खनन माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे अपराधी हो, यह केवल और
केवल अपराधियों की सरकार होती है। महिलाओं पर बढ़ने वाले अत्याचार या नहीं रोक पाते। आए दिन मध्य प्रदेश में एक भी ऐसा दिन नहीं जाता कि अखबार उठाओ या न्यूज चैनल खोल करके देखो तो आपको यह ना दिखाई दे कि किसी न किसी गांव में किसी न किसी महिला के साथ दुराचार अत्याचार किया गया होगा। यह कब से हमारी धरती पर होने लग गया? यह कब से हमारी धरती पर इसको हमारी धरती पर स्थान देने लग गया कि हजारों सालों साल निकल जाते हैं, दसियों साल निकल जाते हैं, महिलाएं न्याय के लिए तड़पती रह जाती हैं, मगर यह भ्रष्टाचारी राजनेताओं के कान में जू भी नहीं रेंगती। यह केवल और केवल समाज का शोषण करने के लिए आगे बढ़ी हैं और हम इसीलिए इनका विरोध करते हैं। हमने कभी कल्पना नहीं की कि आज ही हम चुनाव लड़ेंगे और आज ही हम जीत जाएंगे। हम तो हर एक दिन को अपनी जीत मानते हैं जब हम 100 व्यक्तियों को भी यह बता देते हैं कि यह भ्रष्टाचारी पार्टियां आपके साथ गलत कर रही है, आपको आपके अधिकार के लिए जागना होगा। और जब वह 100 के 100 व्यक्ति जग जाते हैं तो हम उसे अपनी एक जीत अवश्य मानते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आपका समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जल्द ही लेकर के आने वाली है। किस किस बात के लिए आवाज उठाएं? चारों तरफ तो वही हाहाकार मची हुई है। केवल बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देना, केवल बड़ी बड़ी योजनाएं लागू कर देना। अब एक नया पैंतरा चला गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर नशा मुक्ति की आवाज उठा रही है भाजपा की सरकार के खिलाफ में। और जिस प्रदेश में स्वयं, जैसा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा, वहां पर नशा मुक्ति के लिए आवाज उठा रही है, अपने घोषणा पत्र में नशा मुक्ति को स्थान दे रही है, मगर जिस जगह पर उनकी सरकार है उस जगह को नशा मुक्त, उस प्रदेश को नशा मुक्त या नहीं कर पा रहे। इसी से आप समझ लीजिए कि यह कितने दोगले और कितने झूठे किस्म के नेता हैं। यह केवल और केवल समाज को लूटने के लिए बने हुए हैं। आपको जागना होगा। आप अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य ऐसे भ्रष्टाचारियों के हाथों पर नहीं सौंप सकते। चुनाव का समय आएगा, आपको साड़ियां बांटी जाएंगी, आपको कंबल बांटे जाएंगे, 500 के नोट बांटे जाएंगे, जगह जगह गांव-गांव, घर-घर जाकर के शराब बांटी जाएगी, आपके वोट को खरीदने का प्रयास किया जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर जितने भी आप लोग बैठे हो, आप जरूर विचार करना कि जब भी आपको कोई कंबल, पैसे और शराब और मांस में एक एक मुर्गा खिला करके यदि कोई आपका वोट खरीदने का प्रयास करे तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना, उन्हें बता देना कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य मात्र 500 रुपए में नहीं बेचने वाले। आदिवासियों के क्षेत्र के लिए बड़ी बड़ी बातें कर ली गई। मैं पूछना चाहती हूं उन भ्रष्टाचारी राजनेताओं से कि आजादी के 76 साल हो गए, हर बार आपने आदिवासियों को केवल अपना वोट बैंक ही बना करके रखा। हर बार आपने केवल उनको वोट का बैंक बना करके, उनको अपने वोट का जरिया ही बना करके रखा। मैं पूछना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सत्ताओं में बैठे हुए राजनेताओं से कि आजादी के 76 सालों बाद भी मेरा आदिवासी भाई, मेरी आदिवासी बहन पिछड़ा क्यों कहलाता है? क्यों उन्हें पिछड़े का दर्जा दिया जाता है? आज इतने वर्षों बाद भी वह आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? वह विकास क्यों नहीं कर पाए? और योजनाएं भी क्या लाई जाती है हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए? हमने आपको शराब बनाने का व्यापार दिया, हमने आपको बीड़ी बनाने का व्यापार दिया और उसमें हमने आपको छूट दे दी इतने %। अरे भ्रष्टाचारी नेताओं और भ्रष्टाचारी मामा जी, मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को नशे के दलदल पर फेंकोगे, मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को नशे के व्यापार की ओर बढ़ाओगे, उनके परिवार की तुम्हें हाय लगेगी, कभी तुम अपनी सत्ता पर सफल नहीं हो पाओगे, एक दिन तुम्हें धूल अवश्य चाटनी पड़ेगी। संध्या दीदी जी, अरे व्यापार देने हैं, उनके लिए कुछ करना है तो उद्योग लगाओ, गौवंश को संवर्धन करो, गौशालाएं बढ़ाओ, उनमें उनको रोजगार दो, सरकार में उनको शामिल करो। क्यों उन्हें पिछड़ा समझ करके रखा है? क्यों उनके क्षेत्र में शिक्षा नहीं पहुंच पा रही? या आपको शिक्षित करना ही नहीं चाहते क्योंकि जानते हैं कि यदि आदिवासी समाज शिक्षित हो गया, यदि यह समाज आगे बढ़ करके आ गया तो इनकी दोगली नीति नहीं चलने वाली, क्योंकि मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज निर्धारित करता है कि आज भोपाल में कौन नेता जाकर के बैठेगा।
मगर यह इनके वोट बैंक हैं और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपको जागना होगा। पूछिए जाकर के उन परिवार की महिलाओं से जिनके घर में बीड़ी का उद्योग चलता है। पति तो बीड़ी पीता ही है क्योंकि वो बड़ा है। 5 साल के बच्चे को मैंने बीड़ी बनाने वाले घर में जाकर के देखा है, वह भी अपनी माँ के बगल में बैठ करके बीड़ी बनाता है और 2 कदम आगे जाकर के उसी बीड़ी को सुलगा करके फूंकता है। या आप उस बच्चे के साथ, उसके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ऐसा एक परिवार नहीं, हजारों परिवार है, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप स्वयं विचार कीजिए। आप जाइए अपने गांव में जहां आपका बच्चा पढ़ता है, उसके स्कूल में जाकर के देखिए। और कभी अगर प्रयास कर पाए, कभी एक बार अगर मौका मिल पाए जीवन में, तो जाइए कभी दिल्ली बंबई के स्कूलों को देखिए जाकर के, जो बड़े बड़े विद्यालय बने हुए हैं, या जहां पर आपके नेताओं के, विधायकों के बच्चे पढ़ते हैं। कभी जाइए उन स्कूलों में देखिए और एक बार आंकलन कीजिए, क्या कभी जीवन में किसी भी परीक्षा में आपके गांव में जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है या आपके नेता का बच्चा जहां पढ़ रहा है, आप सोचिए यदि कोई मेधावी इक्का दुक्का हो तो उनकी मैं बात नहीं करती, मगर शिक्षा के स्तर का अंतर देखिए कि यदि दोनों को सामने खड़े करके बात करेंगे तो केवल बात करने के तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन सरकारी स्कूल में पढ़ करके आया है और कौन नेता का, मंत्री का बेटा है। यह स्तर हो चुका है। स्कूलों में छतें नहीं है, बारिश में छत टपकती है और नाम बड़ी बड़ी योजनाएं। हमने इतने बड़े सीएम नाम के स्कूल बनवा दिए, सनराइज स्कूल बना दिए, जाने कितनी योजनाएं बना दी, मगर वह सब की सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। कौन भूला है व्यापम जैसा घोटाला? कौन भूला है किसानों पर चलवाने वाली गोलियां? आज किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पा रही हैं। अपने अधिकारों के लिए तड़प तड़प करके कितना मजबूर होता होगा वह व्यक्ति जो फांसी के फंदे पर स्वयं लटकता होगा, कितना मजबूर होता होगा वो किसान भाई। आज उनकी क्या समस्याएं हैं या किसी से छुपी हुई नहीं है। हम सभी बातों को लेकर के आज क्षेत्र के बीच में है और हमारा सबसे बड़ा बात यही है कि घोषणाएं तो सभी पार्टियां करती हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं तो सभी पार्टी लेकर के आती हैं, मगर हम में और उनमें सिर्फ नियत का अंतर है। हम ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम अपराधियों का विरोध कर करके आगे बढ़ रहे हैं और वह नेता नियत उनकी इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि उन्हें गरीबों की, असहायों की आवाज नहीं सुनाई दे रही और ना कभी सुनाई देने वाली है। आपको तय करना है। यदि आप चाह ले, यदि वास्तव में आप एक बार संकल्प ले ले, और मैं कहना चाहूंगी इस क्षेत्र की जनता से भी कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ एक बार अपना विश्वास जोड़ करके देखिए, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ एक बार जुड़ करके देखिए। इन भ्रष्टाचारी राजनेताओं को धूल न चटा दी तो आप कहिएगा उसके बाद संध्या दीदी, संध्या दीदी। आपसे यह नेता है, इनसे आप नहीं है। आपको निर्धारित करना है, अपने अधिकारों के लिए आपको जागना है। बहुत ही अच्छा आयोजन आपने किया, आप सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा। जैसे आपने क्षेत्र में अपनी विचारधारा को लेकर के रैली भी निकाली, हजारों लोगों के बीच में अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। यकीन मानिए मेरे भाइयों बहनों, आपका यह प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हम एक एक कदम करके आगे बढ़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन वह दिन भी जरूर आएगा कि जैसा हमारे संस्थापक संचालक ने कहा है कि एक दिन मध्य प्रदेश और भारत की राजनीति में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ही भारत का नेतृत्व करने वाली है। संध्या दीदी, संध्या दीदी। आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए, यही कामना करते हुए गुरुवर का वह संदेश भी आपको दूंगी। इस आयोजन में सम्मिलित होने वाले अपने समस्त शिष्यों को और समस्त क्षेत्रवासियों को गुरुवर ने अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है। एक बार पुनः से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, बहुत बहुत प्रेम और स्नेह देते हुए मेरे सभी भाइयों बहनों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की।